गार्डनिंग में आज हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है सीड स्टोरेज, सीड बैंक्स, फैक्टर अफेक्टिंग सीड वाइबिलिटी एंड जेनेटिक इरोजन। सबसे पहले हम करेंगे बात की सीड स्टोरेज के बारे में। इसके अंदर सीड को स्टोर करके रखा जाता है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके लिए जैसे कि जो जर्मिनेशन होता है उसके जैसे पहले न होने पाए, उसके अंदर जो सीड की वाइबिलिटी होती है, जो विगर होता है, उसको एक लंबे पीरियड तक मेंटेन करने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है और तब तक स्टोर करके रख जाता है जब तक फार्मर्स वहाँ से उसको जर्मिनेशन के लिए यूज न कर सकें। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये पीरियड हम इंक्लूड करते हैं स्टोरेज के अंदर, जैसे कि हार्वेस्ट, मैच्योरिटी के टाइम उसको हार्वेस्ट किया जाए, ड्राइंग एंड थ्रेसिंग उसको ड्राई किया जाए, प्रोसेसिंग अगर किसी सीड के अंदर है तो प्रोसेसिंग के अंदर से होकर के गुजरेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एंड लास्ट में है ऑन फार्म स्टोरेज, या फिर हम फार्म जो हमारे जो क्रॉप फील्ड है वहीं पर भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीड स्टोरेज। कन्वेंशनल स्टोरेज, इसके अंदर क्या किया जाता है, सीड को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। वो कूल एरिया भी हो सकता है, ड्राई प्लेस भी हो सकता है, या फिर सीड बैंक हो गए, सीड स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, वहाँ पर उनको स्टोर करके रखा जाता है। और इनके अंदर जैसे कि एयर ड्राइंग मेथड हो गया, कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेशन हो गया, डेसिकेशन टू रिड्यूस सीड मॉइस्चर कंटेंट और इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये सारे प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अंदर जो सीड होता है उसको एक्सेसिव फ्रीजिंग कंडीशन के अंदर या फिर जो बिलो फ्रीजिंग कंडीशन होती है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर के अंदर मेंटेन करके रखता है, जो एक लंबे टाइम तक उसकी वाइबिलिटी को कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली हम लिक्विड नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखता है उसका हम यूज करते हैं। ये क्या करती है, अगर हम डायरेक्ट आइस फॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर तो सेल को डैमेज कर देगा, लेकिन इसके अंदर वो आइस की फॉर्मेशन नहीं होने देता है, जिसके अंदर उसकी वजह से सेलुलर डैमेज नहीं होने पाती है। तो ये उसके बेसिस पर बेस्ट मेथड माना गया है अगर लोअर टेम्परेचर पे हमें सीड को स्टोर करके रखना है। सीड ड्राइंग टेक्नोलॉजीज, सीड ड्राइंग टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे कि फ्रीज ड्राइंग मेथड हो गया, वैक्यूम सीलिंग हो गई, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन हो गया। ये क्या करते हैं, सारे जो सीड होते हैं उनके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो ये क्या करते हैं डैमेज को मिनिमाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो भी जम्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है या फंगस वगैरह की फॉर्मेशन होती है मॉइस्चर कंटेंट के अंदर, वो फिर उसके अंदर नहीं हुएगी। तो इस वजह से ये सीड के स्टोरेज के लिए भी अच्छा मेथड माना जाता है। सीड बैंक्स, जो सीड बैंक होते हैं या फिर इनको हम जर्म प्लाज्म रिपोजिटरीज भी बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सीड स्टोरेज के लिए, और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों तक स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को एक ही प्लेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसके अंदर इंक्लूड में आता है। ड्राइंग टेक्नोलॉजी हो गई, जो सीड वाइबिलिटी को यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उनको मेंटेन करके रखते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर जो सीड होता है उसको नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हम स्टोर करते हैं, न कि किसी कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर नहीं होता है स्टोर करने का। तो इसके अंदर हम एक नेचुरल हैबिट होती है उसी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो इकोसिस्टम के अंदर होती हैं उसी के बेसिस पर। इसके अंदर कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जैसे बोटनिकल गार्डन हो गया, रिस्टोरेशन साइट्स हो गई, या ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जिनके अंदर हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही उनको स्टोर कर सकते हैं। होम सीड स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर घरों के अंदर किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर या पेपर से एनवेलप करके उसको, या किसी ग्लास जार के अंदर हम सीड को एक मीडियम से शॉर्ट से या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम वहाँ पर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए एक प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, मॉइस्चर का कंट्रोल होना चाहिए, और उनको एक कूल और ड्राई प्लेस के अंदर जो मेंटेनेंस होता है वो अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। आइदर वहाँ पर सीड स्टोरेज जो होता है अच्छे से न होने की वजह से वहाँ पर बेकार भी हो सकता है। नेक्स्ट है सीड बैंक्स। जो सीड बैंक्स होते हैं उनके अंदर हर एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो सीड के स्टोर करने के लिए, एक लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए होती है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो होता है टेम्परेचर लो रहता है, जैसे ये एक इमेज दिखाई गई है, इसके अंदर क्या है, ये जो स्वेलबर्ग ग्लोबल सीड वोल्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस अपना सबसे बड़ा सीड बैंक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर हर एक कंट्री के अंदर जो, या वर्ल्ड के अंदर जितने भी सीड हैं, एवरी टाइप के सीड इसके अंदर स्टोर होते हैं, और लो टेम्परेचर मेंटेनेंस की वजह से आप देख सकते हैं इसके ये कैसे एरिया
एरिया के अंदर है, तो इसी वजह से हर एक वर्ल्ड के वहाँ पर सीड है, तो वो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा। दूसरा क्या होता है सीड बैंक के अंदर, जैसे कि ऑब्वियसली सीड का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो उसको मेंटेन करना और भी ईजी हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम सीड के फॉर्म के अंदर ही उसको स्टोर करके रखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड बैंक्स, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो सीड बैंक होता है उसके अंदर हम काफ़ी टाइप के क्रॉप प्लांट्स हो गए या रेयर हो गए, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके, या ट्रेडिशनल हो गए, उनको हम यहाँ पर इजी वे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कि सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम में, क्रॉप इंप्रूवमेंट के, और जो अडेप्टेशन होती है इन्वायरमेंट के बेसिस पर, कंडीशन के बेसिस पर जो चेंज हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेटर माना जाता है। क्रॉप सिक्योरिटी एंड फूड सेवेरिटी, इसके अंदर क्या होता है, जो सीड बैंक होता है वो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी हो गई या फिर प्रिजर्वेशन हो गया क्रॉप का, जो जेनेटिक ट्रेट के बेसिस पर भी यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उनको स्टोर करके रखता है। और स्पेसिफिकली क्या होता है, ये रेजिलियंट होता है पेस्ट से, डिजीज से, ड्रोट से, और जो भी और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं जो इसके लिए हार्मफुल होती हैं, उनके बेसिस पर ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और उनको स्टोर करके रखता है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड हैबिटेट कंजर्वेशन, इसके अंदर सीड बैंक सप्लाई करता है उन सीड को जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में काम आते हैं, या फिर हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए इनिशिएशन के अंदर आता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक नेटिव प्लांट को प्रोवाइड करता है एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर। इस वजह से क्या होता है, हम उसको अलग से रिस्टोर करके रख सकते हैं, जो वहाँ पर पहले प्रेजेंट नहीं थे किसी भी रीजन से, तो हम सीड बैंक के अंदर उसको स्टोर किया हुआ था, तो उसको फिर दोबारा से एक नेटिव प्लेस के अंदर ईजिली वे से ग्रो करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो जाता है, दोबारा से उसी प्लांट को उसी नेटिव प्लेस के अंदर ग्रो करवाने को। रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सीड बैंक होता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्लांट बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक इकोलॉजी के बेसिस पर या कंजर्वेशन के ऊपर ये हमें अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और स्पेशली जो सीड का कलेक्शन होता है वो जैसे प्लांट के इवोल्यूशन के बेसिस पे होता है, अडेप्टेशन के बेसिस पे होता है, इकोसिस्टम के डायनेमिक्स के बेसिस पे होता है, तो उनके डेवलपमेंट के अंदर वहाँ पर उनको अच्छे से देखने के बेसिस पे ही हम स्टोर करके रखते हैं। और ये जो सैंपल होते हैं ये क्या होते हैं, जो टीचिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, या जो पब्लिक इंगेजमेंट होते हैं उनके लिए बेसिस पर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग और के अंदर या इम्प्रूवमेंट के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सीड का कलेक्शन होता है वो किसी भी डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट के बेसिस पे होता है, या डिजीज रेजिस्टेंस के बेसिस पे होता है, इल्ड पोटेंशियल होता है, और न्यूट्रिशन क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो ये इस बेसिस पर हम ईजी वे से क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, हर एक जो अनडिजायरेबल ट्रेट होती है उनको रिमूव करने के बाद में। कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पर हम उन भी सीड का स्टोर करके रखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो रेयर वन है या फिर जो बिल्कुल ही इंडेंजर्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम उनको स्टोर करके हम जो जेनेटिक इरोजन होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो इन्वायरमेंटल चेंजेज को हम फेस कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सीड वाइबिलिटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड मैच्योर है कि नहीं। तो सीड की मैच्योरिटी यहाँ पर बहुत अपना रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर अगर हम हार्वेस्टिंग के टाइम हम प्री मैच्योर सीड ले लेते हैं या उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं मैच्योरेशन से पहले ही, तो ये उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर इसके बेसिस पर हम जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं सीड मैच्योरेशन के टाइम, तो उनको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीड वहाँ पर मैच्योर कंडीशन के अंदर होना चाहिए, आइदर हम उसको स्टोर नहीं करके सकते हैं। सीड डोरमेंसी, जो सीड डोरमेंसी होती है एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो सीड को जर्मिनेशन से प्रिवेंट करके रखती है, उसको जर्मिनेट नहीं होने देती है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो ये सीड को स्टोर करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, और ये जो वाइबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है सीड डोरमेंसी। स्टोरेज कंडीशंस, जो सीड की स्टोरेज कंडीशन होती है वो जो सीड होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और उसके लॉन्गेविटी बेसिस पे स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि जो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ऑक्सीजन लेवल कितना है, स्टोरेज की फैसिलिटी कैसी है वहाँ पर, स्टोरेज टेक्निक हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, उसकी पैकिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं उसके स्टोरेज के लिए और एक लॉन्ग पीरियड के मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, और इनको बहुत अच्छे से करना ही वहाँ पर कंपलसरी होता है। जेनेटिक फैक्ट, कुछ जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं इसके अंदर वो भी इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि सीड वाइबिलिटी हो गई, जर्मिनेशन सक्सेस हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। अगर ये चीज़ें हैं तो ये यहाँ पर जो जनरेशन टू जनरेशन जो सीड की वाइबिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करते जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सीड डैमेज,
यहाँ पर सीड जो फिजिकली डैमेज होता है उसको हम स्टोर नहीं करके रखेंगे। कई बार जो मैकेनिकल इंजरी हो जाती है स्टोर करने के टाइम भी, या जो इंसेक्ट से वहाँ पर, या जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उसको हो रखा है, तो ये क्या करते हैं, सीड की वाइबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमें उनको एक अच्छे वे से हैंडल करना चाहिए। उनकी प्रोसेसिंग टेक्निक होती है वो अच्छे से करनी चाहिए, स्टोरेज होती है वो अच्छे से करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान करेंगे तो वो जो प्रिजर्वेशन होता है उसका वो बहुत अच्छे वे से बेसिस से होता है, और जो स्टोरेज होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन्वायरमेंटल, इसके अंदर जो पेरेंट प्लांट होता है उसके ऊपर अगर कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वहाँ पर, जैसे कि ड्रोट, हीट या डिजीज हो गई, अगर वो अफेक्ट करते हैं तो ये जो सीड की वाइबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर देते हैं कि ये उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो पेरेंट प्लांट होता है हमें वो एक अच्छी हेल्दी कंडीशन के अंदर होना चाहिए, तो उसी के हम सीड को स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि ये क्या कर देते हैं, अगर हम अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो जो उसकी वाइबिलिटी होती है उसको लोअर कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन रेफर्स टू द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन ए पॉपुलेशन, स्पीसीज और इकोसिस्टम ओवर टाइम। ये एक स्पीसीज में भी हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस होना, और किसी स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, और कंप्लीट इकोसिस्टम के अंदर भी होता है। इसके कॉजेज होने के वेरियस फैक्टर है, जैसे कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ वहाँ पर अगर ज़्यादा हो रही हैं, या उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, डिफरेंट स्केल्स होते हैं इसके, जैसे कि इंडिविजुअल के बेसिस पर है, इंटायर स्पीसीज के बेसिस पर है, या इकोसिस्टम के बेसिस पर। तो ये क्या करते हैं, जो अपने जो इकोसिस्टम होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कोजेज ऑफ जेनेटिक इरोजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो लॉस है, डिग्रेडेशन है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जो एक किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन से वो आइसोलेट हो जाते हैं, तो ये क्या कर देता है, उसके अंदर जो जीन फ्लो होता है इंडिविजुअल के बीच में उसको वहाँ पर रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से उसके अंदर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाती है टाइम के साथ में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है ये भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है, और हार्वेस्टिंग हो गया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो गया, या फिर मोनोकल्चर एग्री सिस्टम हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो होता है, ये प्लांट के अंदर भी हो सकता है और एनिमल के अंदर भी हो सकता है। इंटेंसिव जो ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस होती है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक ट्रेट के ऊपर फोकस करती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉपुलेशन के अंदर जो पेस्ट, डिजीज और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर होते हैं वो उसको अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो इसके बेसिस पे भी जेनेटिक इरोजन कोज हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, अगर इसके अंदर कुछ बाहर वाली या आउटर वे से कोई भी नेटिव स्पीसीज के साथ में वहाँ पर कोई और स्पीसीज आ जाती है तो वो भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को डिसरप्ट करती है, या फिर हाइब्रिडाइज कर जाती है नेटिव स्पीसीज के साथ में, पॉपुलेशन के साथ में। तो ये क्या करता है, लॉस ऑफ जेनेटिक इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इसके बेसिस पर अगर हाइब्रिडाइजेशन का भी वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है तो वो क्या करती है, उसके अंदर जो यूनिक जेनेटिक ट्रेट था जो नेटिव पॉपुलेशन का वो वहाँ पर उसके अंदर लॉस हो जाता है। तो इस वजह से भी जेनेटिक इरोजन हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के अंदर स्पेसिफिकली चेंज होने की वजह से, जैसे कि किसी भी टेम्परेचर की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से, हैबिटेट सूटेबिलिटी की वजह से, ये क्या करते हैं सारे वहाँ पर जेनेटिक जो कंपोजिशन होती है स्पीसीज की उसको अफेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से भी यहाँ पर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जेनेटिक इरोजन होने की पॉसिबिलिटी आती है। पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, या पेस्टिसाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ के जो नेटिव जो प्लांट होते हैं उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, या फिर प्लांट की बजाय वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, या फूड चेन के अंदर उनके अंदर इंटर कर जाते हैं। तो इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पर उसको लॉस कर देते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर जेनेटिक इरोजन होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो इसके अंदर किसी भी बेसिस पर उसके अंदर जो नेचुरल जो जेनेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर चेंज आने को ही हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इरोजन हुआ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो लॉस ऑफ जेनेटिक ट्रेट होना चाहिए, तो ही हम उसको जेनेटिक इरोजन बोल सकते हैं, आइदर नॉट।